स्टूडेंट्स, तो ये जो स्क्रीन पे आप पेजेस देख रहे हैं, एक एक पेज की वैल्यू 8-8, 10-10 मार्क्स की है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे को पता है कि इस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या हो रखी है, आपको ट्रेड भी पढ़नी है, दुनिया भर की चीजें पढ़नी है, तो आखिरकार आप कैसे कवर करेंगे इतनी सारी चीजों को, कैसे नोट्स बनाएंगे। तो वो जो नोट्स बनाने का काम था वो 4 से 6 पेजेस के अंदर मैंने निपटा दिया है, और इन 4 से 6 पेजेस को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, आप ये मान के चलिए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। हम लोग ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। मेरे को पता है कि ट्रेड एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे फाइनल मेरिट तो इसी के दम पे बननी है ना। मैं मान रहा हूं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 8 गुना बच्चा भी नहीं मिलेगा रेलवे को। मैं कह रहा हूं 8 गुना ना मिले, अगर उसको 5 गुना बच्चा भी मिल गया, मैं कह रहा हूं 1.5 लाख बच्चा चाहिए, तो उसको अगर 1 लाख बच्चा भी मिल गया, तो 1 लाख में से भी तो वही 18,000 बच्चा सेलेक्ट होना है ना, जिसके ज्यादा मार्क्स है। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये बात समझ लीजिए। मैथ्स रीजनिंग आपकी कंप्लीटेड है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक एक चीज को आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग रिवीजन कराएंगे। एक एक चीज यहां पे मैं बताऊं 4 से 6 पेजेस के अंदर मैंने एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है। ये मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। जिन चैप्टर्स में आप लोगों को कंफ्यूजन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ूं, मैंने लिख के दे दिया कि प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स पढ़ लो, जो 10 मिनट की वीडियो से कवर हो जाएगा। कृत्रिम सांस लेने के तरीके, दुर्घटना से बचाव के उपाय, विटामिन डिजीज, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 से अगर एनवायरमेंट से आपको कुछ पढ़ना है तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को क्या पढ़ना है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन लेयर पढ़नी है, प्रदूषण पढ़ने हैं, और प्रदूषक जो होते हैं, जो पॉल्यूटेंट है, उनको पढ़ना है, और फूड चेन को पढ़ना है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में विविध चीजों में हमें क्या करना है, रोगों के कारक। आप लोग कहोगे ये कहां से आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के यहां पूछी गई हैं, जो आप लोगों को हवा तक नहीं लगी है, किसी ने बताया तक नहीं है आप लोगों को। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 आईटी लिटरेसी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इंटरनेट पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि 21 क्वेश्चंस पिछली बार आए थे। 3 से 4 क्वेश्चंस का आईटी लिटरेसी का वेटेज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही नॉमिनल से टाइम के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट कराने वाला हूं। बस इतने ही पेजेस हैं, तो चलते हैं। यहां पे सबसे पहले आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ये सारा का सारा कंटेंट कहां मिलेगा वो मैं वीडियो में बताता हूं, पहले आप इस चीज को समझिए, क्योंकि यहीं से हर पेज से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात मैंने लिखी है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के लिए अब फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग अपने नोट्स या बुक से रिवीजन कर सकते हैं। अभी एसके झा सर ने भी आप लोगों को बोला है, वैसे तो और बहुत ज्यादा चैनलों पर ऑलरेडी कौटिल्य सर की भी क्लासेस पढ़ी है, और जगह पे भी पढ़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपको ट्रेड के लिए तो सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर आए, आपके 5 शिफ्ट में पेपर हुआ, 7 शिफ्ट में पेपर हुआ, जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लीजिए। उसके ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है, जब भी कोई टीचर सॉल्यूशन कराएगा तो उसके ऑप्शंस के बारे में बताएगा। तो ये समझ लीजिए आपका बहुत हद तक चीजें कवर हो जाएंगी उसी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो एसके झा सर ने भी बोला है कि वो ला रहे हैं, और आप लोगों को वो उसकी क्लास मिल जाएंगी। बाकी अगर आप चाहिए आपको, तो ऑलरेडी पड़ी हुई है बहुत सारी जगह पे, मैं वो भी सेंड कर दूंगा। तो ट्रेड की तो टेंशन आप लोगों की खत्म है, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैराथन का टाइम अब गया, जो आज जिन्होंने कर लिया उनका बेड़ा पार है, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें छोड़ दीजिए। हर हाल में ट्रेड वाले पेपर में पास होना है, भले ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ चैप्टर्स आप रह जाएं तो रहने दीजिएगा, लेकिन ट्रेड आप लोगों को पास करना बहुत जरूरी है। बस पास हो जाओ, उतना करना है मेरे प्यारे बच्चों, बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिजिक्स से 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। अगर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जो अभी डिसाइडेड नहीं है, अगर देखिए 25 का मैथ्स, 25 की रीजनिंग आई, तब 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी। और अगर 30-30 का वो आया तो 40 की आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, 70 से 80% क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं, जो यहां पे मैंने सारे चैप्टर्स बताए हैं, वो वहीं से देखने को मिलेंगे। अभी सारे चैप्टर्स पे बात करेंगे। 7 चैप्टर्स हैं, वहां से आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मान के चलिए, हर चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने पार्ट बी में रखा है, जहां से 3 to 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और यहाँ पे 5 चैप्टर्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को ट्रेड और इंजीनियरिंग ड्राइंग में से कुछ चूज करना पड़े, तो पहले ट्रेड में पास होने की सोचिए। इधर टॉपिक छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छूटने नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे। इसी तरीके से ये पार्ट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इन्वायरमेंट, आईटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग कंफ्यूज है ना कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें मैं लिख के लेके आ गया हूं, आप लोगों को बिल्कुल दिखा दूंगा। अब चलते हैं जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
यहां से हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछली बार टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे, मान के चलिए 1 से 1.5 क्वेश्चन पिछली बार आया था। अगर आप 50 क्वेश्चंस हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहां पूछे गए वो यही पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, मूल मात्रक, पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक है, आप लोगों को पता है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बीमाओं से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ एक जगह पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी बीमा नहीं है या बीमाहीन राशि है। एम्पियर आर किसकी यूनिट होती है, बैटरी की क्षमता आप लोगों को पता है। आप लोग देखते हैं ना कितने एमएएच की बैटरी है मोबाइल के अंदर, वो मिली एम्पियर आर, क्योंकि छोटी है। अगर बड़ी बैटरी होगी तो एम्पियर आर में नापी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। कताल किसकी यूनिट है, तो ये पता है आप लोगों को, उत्प्रेरक एक्टिविटी की यूनिट होती है। वाट अपॉन स्टेरेडियन किसकी यूनिट है, तो विकिरण की तीव्रता की। और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1 रेडियन में इतना होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पे पूछे गए जो एएलपी सीबीटी 2 के अंदर आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा क्या आ सकता है, 1 गैलन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा 1 रेडियन में कितने डिग्री होती हैं, यह भी पूछा गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सबसे बेसिक चीजें थी, मील, इंच, रेडियन, जो आप लोगों से पूछी गई हैं। तो बिल्कुल बेसिक आप लोगों से पूछा गया। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर 3 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, जो हमारे यहां पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, वो औसत गति, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, ये आप लोगों को पता है। अगर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है चेंज, तो आप लोगों को पता है। अगर कॉन्सेप्ट भी देखोगे उसका, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूला क्यों आया, 5/18 से क्यों गुणा कर रहे हो, जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है, अगर तुम सेकंड में डायरेक्टली भी चेंज करोगे ना, तो ये वाली चीज को जब सोल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली 5/18 मीटर पर सेकंड आता है। आप सोल्व करके देख लीजिए, यहां किलोमीटर को 1000 लिख दीजिए और यहां पे 3600 लिख दीजिए, और जब इसको काटोगे तो ये 5/18 आएगा। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मीटर पर सेकंड को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। तो कुछ चेंज करने के लिए आए थे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। विमाओं के अनुप्रयोग में भी ये चीज होती है। इसके अलावा मोशन से जो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस हैं, वो इन 3 इक्वेशन पे ही हैं। लगातार जितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, उसके लास्ट में जो सारांश दिया हुआ है, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इनको देख लीजिए, यहीं से आपका बेड़ा पार है। तो b बराबर u प्लस एटी से क्वेश्चन है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। इनमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस किस के बीच रिलेशन है। तो आप लोग भूल जाते होंगे, तो हर समीकरण में u और a को काट दो, आपको रिलेशन मिल जाएगा। जैसे u और a को काटा तो क्या मिला, वेग और समय। तो वेग और समय के बीच को रिलेशन दिखाती है। इसी तरीके से यहां से u काट दिया, a काट दिया, तो किस किस में, स्थिति, पोजीशन और समय के बीच ये दिखाती है रिलेशन। इसी तरीके से u काट दो तो वेग और स्थिति के बीच ये रिलेशन दिखाती है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने ट्रिक भी लिख के दे दी है यहां पे। ये nवें सेकंड पे चली गई दूरी है, u प्लस हाफ a 2n-1। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई गेंद को जब हम ऊपर फेंकेंगे या फिर वो गेंद नीचे गिरेगी, कोई भी चीज, तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही जगह पे जी हो जाता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण काम करने लग जाता है। तो एक ही जगह पे जी रख देंगे उस टाइम पे, और जहां पे हम दूरी की बात कर रहे हैं नीचे, वो हाइट में चेंज हो जाती है। तो s की जगह पे h रख दो और एक ही जगह पे g रख दो। और जब ऊपर जाएंगे तो आपको पता है गति कम होती है, समझ रहे ना, जैसे ऊपर जाओगे तो स्पीड कम होती जाएगी, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। और अगर नीचे आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस का चिन्ह लगेगा, बढ़ता है क्योंकि वेग। बस यही चीज यहां पे लिखी हुई है, b बराबर u प्लस माइनस gt। तो प्लस कब लगेगा, जब ऊपर जाएंगे तब आप लोगों को माइनस लगेगा, और जब नीचे आएंगे तो प्लस लगेगा। लेकिन इसमें एक हिडन डेटा होता है, कोई भी वस्तु अगर नीचे से फेंकी जा रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि ऊपर टॉप पे जाते समय उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा,
और अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। वो हिडन डेटा होता है, आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन पर आधारित सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगर आपको पता है कि किस टाइप से यूज करना होता है इन समीकरणों को तो आप लोगों को पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए आप लोगों को जो डेटा देता है वो उसी पे पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो? मान लेते हैं यू दे रखा है, वी दे रखा है, एस निकलवा रहा है, तो बताओ इसको तो लगा ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि इसके अंदर तो वी है ही नहीं, और ना ही आप इस चीज को लगा सकते क्योंकि इसके अंदर एस ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, जो डेटा देता है उसको पहले लिख लो, फिर आप लोगों के दिमाग में समीकरण रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इतना रिवीजन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये फोर्स की डेफिनेशन आती है न्यूटन फर्स्ट लॉ से, जिसमें डेफिनेशन फर्स्ट से आती है, सेकंड लॉ से क्या निकलता है आप लोगों को पता है, उसका फॉर्मूला निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो जैसे ही संवेग में परिवर्तन की दर को हटाते हैं तो यहाँ पे के एक नियतांक लग जाता है और के हटा देते हैं और पी को एमबी के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी बराबर एमबी ही होता है संवेग। एम बाहर निकाल लीजिए, डीवी अपॉन डीटी हो गया, डीवी अपॉन डीटी को हम ए लिख सकते हैं, तो एफ बराबर एम ए, इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ जाता है और यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के यहाँ, वो ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया सारे के सारे क्वेश्चन बस इन्हीं फॉर्मूला से आधारित थे और कहीं से नहीं था। लेकिन उम्मीदें ये हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों से अगर पूछ सकता है, मैंने लिख भी दिया एक्स्ट्रा, तो उड्डयन काल का फॉर्मूला पूछ सकता है, टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और इसके अलावा रेंज में u स्क्वायर sin 2 थीटा होता है। देखो यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर होता है और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेंज में sin 2 थीटा होता है। इसीलिए 45 डिग्री पे जब किसी चीज को फेंकते हैं तो वो कहते हैं कि रेंज सबसे ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 थीटा है, और जब 2 मल्टीप्लाई बाय 45 करते हैं तो sin 90 हो जाता है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है जो सबसे ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए 45 डिग्री पे फेंकने पर सबसे ज्यादा रेंज मिलती है। सबसे कम रेंज निकालनी है, सबसे ज्यादा निकालनी है, हाइट निकालनी है, टाइम निकालना है, वो आप थीटा की वैल्यू रख के निकाल सकते हो। तो ये प्यारे बच्चों ये चीज थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है और टाइम कम हो तो इसी तरीके से रिवीजन करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है चीजों को करने का, तो मैंने सोचा कि मैं ही मेहनत कर देता हूं। आज मैं खाली था तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने मेहनत की है। अगर आप लोगों को ये मेहनत पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब आगे चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मास वेट एंड डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का जो बेस है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों 42 क्वेश्चंस आए हैं यहां से। पिछली बार 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 42 क्वेश्चंस आए थे। इस बार जो है 5 से 7 क्वेश्चंस पर शिफ्ट मिलने की उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी से पूछे गए। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। अब बात कर लेते हैं बेसिक चीजें जो पूछी गई। तो पहले नंबर पर मैंने लिख दिया क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन आप लोगों को कवर करना है। डिफरेंस बिटवीन, कवर क्या करना है, उसमें सब कुछ यही है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर, और मास और वेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं मास और वेट के अंदर, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो दे देगा कि एक ग्रह पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन इतना है, और बताओ अगर बृहस्पति पर जी की वैल्यू g/6 है या g/3 है, g/4 है, तो वहां पर वेट क्या होगा। तो बस आप लोगों को w बराबर mg ही लगाना है। जी की वैल्यू अगर g/3 देगा तो आपको 3 से भाग दे देगा, g/6 देगा तो 6 से दे देगा, चंद्रमा पर कहेगा तो 6 देगा, बृहस्पति पर कहेगा तो कुछ और देगा, वो अपने आप देता है। आपको सिर्फ डिवाइड करना है w बराबर mg से ही, जो आप लोगों का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसमें कोई नई चीज नहीं है। इसके अलावा डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अभी बात करेंगे। F बराबर जी m1, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन r। यहां से जी की यूनिट पूछता है तो आप लोगों से जी की यूनिट पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जी की वैल्यू पूछी जा सकती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस न्यूटन। क्या यूनिट यार, जी की यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी तो केजी स्क्वायर। यही तो चीज है, इतना बड़ा कोई हुआ थोड़ी बनाना है इस चीज का। इसी तरीके से स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन होता है, जीएमई बराबर जीआरई स्क्वायर होता है। जी वैल्यू इन केस ऑफ चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति एटसेट्रा के केस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू जो है जी की वो ध्रुवों पर होती है, विषुवत रेखा पर जो वैल्यू होती है वो कम होती है पोल की तुलना में। इसके अलावा लिफ्ट से क्वेश्चन पूछे, अगर पहली बात पूछा नहीं है, अगर आप लोगों से पूछे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर mg प्लस माइनस a। प्लस कब लगेगा, अगर एक समान वेग से
नीचे जा रहे हो आप, तो जब एक समान वेग है, वेग चेंज नहीं हो रहा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ए की वैल्यू इसके अंदर जीरो रख दो, आंसर मिल जाएगा डब्ल्यू बराबर mg। अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही है तब भी ए बराबर जीरो रखेंगे आप, तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर एक समान त्वरण से जा रही है तो ए की वैल्यू ए ही रह जाएगी। अगर एक समान त्वरण से नीचे जा रही है तो ए की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, अगर ऊपर जा रही है तो प्लस में आ जाएगी। और अगर लिफ्ट की डोरी टूट गई, यानी कि लिफ्ट जो है वो टूट गया, तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय पर आप लोगों को पता है कि ए जो है वो जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अगर कोई चीज गिर रही है उस समय पे त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे उस टाइम पे ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, इसलिए आपको भारहीनता का अनुभव होगा, कुछ भी वेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला बोल रहा है डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस माइनस ए, और ए की वैल्यू जी के बराबर हो गई, चाहे प्लस कर लो माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जैसे ही जी क्योंकि नीचे गिर रही है इसलिए माइनस ही लगाना पड़ेगा, तो जी माइनस जी ये जीरो हो गया और डब्ल्यू बराबर जीरो आ जाएगा, तार टूटने पर ये हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसी तरीके से फोर्स बराबर दाब बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, ये आप लोगों को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक टॉर्क पूछ लेता है 1 mm ऑफ hg के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 133.3 पास्कल के बराबर आती है। ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे आगे के लिए बता रहा हूं मैं, पूछा जो गया है वो ये है, यहां पे लिख दिया मैंने रिलेटिव डेंसिटी पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया है। एएलपी सीबीटी 2 में 60% क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। इसको जो आपेक्षिक घनत्व है इसको ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी भी चीज की तुलना, सिर्फ ये बताना कि कोई चीज पानी से कितनी भारी है, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सोने का, मान लेते सिर्फ कह दिया मैंने कि लोहे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 6 है, तो इसका मतलब है कि लोहा जो है वो 6 गुना भारी है पानी से। बस इतनी बात समझनी है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोल रहा है, देखो आपेक्षिक घनत्व क्या बोल रहा है, वास्तविक। ये मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, बेसिक वाला। सबसे पहले इसके कई केसेस में फॉर्मूला निकलते हैं, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखिए। किसी वस्तु का घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व आप लोगों को पता है कि घनत्व जो होता है उसके भारीपन को बताता है कि भाई वो कितनी चीज भारी है, कितनी हल्की है। ये तुलना करने के लिए हम लोग घनत्व, देखो आपने सुना जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व बिहार का बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसलिए वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा है। कहीं पे जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा एरिया में बहुत कम लोग रह रहे होंगे, इसके चलते घनत्व जो है वो, तो घनत्व का सीधा सा मतलब आप समझिए, घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, कि कितने एक इकाई आयतन में कितना ज्यादा द्रव्यमान आ सकता है। अब जैसे अगर आप रुई एक डब्बे के अंदर भरने की कोशिश करें तो क्या होगा, रुई बहुत कम वजन की भरी जाएगी, जबकि लोहा अगर भरने की कोशिश करें तो उसी डिब्बे में ज्यादा लोहा भरा जाएगा, तो लोहे का घनत्व ज्यादा माना जाएगा, रुई का घनत्व कम माना जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो तुलना करके बताएगी आप लोगों को। अगर मैंने आपसे सीधा बोल दिया किसी वस्तु की स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, इसका मतलब है कि वो पानी से 8 गुना भारी है, बस इतना। तो एक कंपेयर करने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होगा, हमने पानी को स्टैंडर्ड मान लिया बस, तो जो पानी का घनत्व होगा उसी के घनत्व से ऊपर जितना होगा, वो किसी वस्तु का जो भी घनत्व होगा वो हमारा आपेक्षिक गुरुत्व होता है, या फिर आपेक्षिक घनत्व होता है। इसको रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, इसको आरडी बोलते हैं, इसको एसजी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, इसको कई केसेस में निकाला जाता है। अगर सॉलिड का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कई केस में निकाला जाएगा। देखो सबसे पहले सॉलिड है, हवा में उसका कितना भार है, मतलब बाहर देखा हमने उसका कितना भार है, फिर उसको पानी में हम डुबो रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कितने पानी को बाहर निकाल दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे अपने भार के बराबर ही तो निकालेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वास्तविक द्रव्यमान हवा में कितना था, जैसे कि 1 केजी की एक गेंद है लोहे की, तो उसका हवा में बाहर 1 केजी है, लेकिन अब रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे आप पानी में डाल के, तो किस तरीके से निकलता है, वास्तविक द्रव्यमान 1 केजी माइनस आभासी द्रव्यमान। जो आभासी है तो आप लोगों को सारी वैल्यू देगा, वो रिलेटिव डेंसिटी देगा, एक वास्तविक द्रव्यमान दे देगा कि 1 केजी द्रव्यमान को 1 केजी का मतलब उसका वास्तविक द्रव्यमान दे देगा आप लोगों से कि 1 केजी की एक बॉल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, बताओ आभासी द्रव्यमान कितना होगा। समझ रहे हो? देखो आप आभासी द्रव्यमान का क्या मतलब है, जो इमेजिन कर रहे हो आपने देखा आप पानी में डूबते हो तो आपको हल्का फील होता है, बस उसी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं कि कितना हल्का फील हो रहा है आपको, समझ रहे हो? वही इमेजिनरी वाली चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों से निकालने के लिए हवा में ठोस का भार निकाल देंगे,
पानी में ठोस के भार में कमी, ये वाली चीज जो है, ये पानी में ठोस के भार में कमी कितनी आई है, तो हवा में ठोस का भार कितना था माइनस जल में ठोस का भार कितना है, उससे निकाल सकते हैं। अगर यही केस द्रव में होगा तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला इस तरीके से चेंज होता है, द्रव में ठोस का भार में कमी अपॉन पानी में ठोस के भार में कमी। कोई और लिक्विड है उसमें जब निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। बार बार कह रहा हूं, अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अभी इतना टाइम तो नहीं है, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर क्लियर कर लेना। 10 मिनट की वीडियो में इसका रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां से 60% क्वेश्चन आने का मतलब समझ रहे हो आप। 40 का 60% का मतलब है लगभग लगभग मेरे प्यारे बच्चों 20 से 24 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से देखने को मिले हैं, इसलिए इसको जरूर से जरूर कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर कोई दो घनत्व की चीजें हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक समुद्र का जल है, एक पानी का जल है, इन दोनों को मिला दिया, अब बताओ इनकी मिश्रण की क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसे आप प्रतिरोधों को जोड़ते हो ना, तो इसी तरीके से घनत्वों को जोड़ देना बस, बाकी आप लोगों का घनत्व निकल जाएगा, कुछ नहीं है। तो रो या डी बराबर आ जाएगा 2d1/d2 इज इक्वल टू d1+d2। समझ रहे हो, जैसे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है ऐसे जोड़ देना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इन 4 से 5 क्वेश्चंस में आप देख लीजिए, F बराबर W बराबर एफ डॉट ds cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश राशि, ये सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों। इस थीटा के मान से चेंज करके आप अधिकतम वर्ग कितने डिग्री एंगल पे होगा, न्यूनतम वर्ग कितने डिग्री एंगल पे होगा, ये निकाल सकते हो। कोस थीटा की वैल्यू जो है वो अधिकतम कब होती है, सबको पता है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे वहां पे साइन 90 की वैल्यू 1 आ रही थी, ऐसे ही कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 0 डिग्री पर ये अधिकतम होगा वर्ग। और न्यूनतम कब होगा, जब 180 डिग्री का होगा, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है वो आप अपने आप निकाल लेना। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वर्क पावर एनर्जी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इस फॉर्मूले से, K बराबर हाफ mv स्क्वायर से, K बराबर p स्क्वायर बाई 2m, इनसे रिलेशन अगर पता है तो वो तो निकाल ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। U बराबर mgh जो स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी है। P बराबर W/T होता है, बताइए आप लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे W/T को mgh/T भी लिख सकते हैं, F.ds/T भी लिख सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस चीज को हम F.ds/T के साथ साथ mgh/T या हाफ mv स्क्वायर/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का वर्क ही है ये सारी की सारी चीजें। और इनका जो मात्रक है वो सबको पता है, जूल होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए मेरे प्यारे बच्चे वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से पूछे गए। इस थ्योरम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। इसमें अगर अंतिम वेग को v2 मानोगे तब हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर उस अंतिम को b और प्रारंभिक को u मानोगे तो मेरे प्यारे बच्चे बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले से लगातार आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। मैं मानता हूं करीब करीब 5-7 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। इसी तरीके से अगर और फॉर्मूलाज की बात करें तो P बराबर BI पूछा जा सकता है, P बराबर W/T है, P बराबर BI को I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, क्योंकि B बराबर IR ही होता है, तो इसलिए IR I स्क्वायर R हो जाएगा। P बराबर W/T mgh/T हाफ mv स्क्वायर F.ds cos थीटा। इसके अलावा ये 1 किलोवाट घंटा में पता है आप लोगों को, ये व्यावसायिक इकाई है, जो यूनिट हमारे घरों में आती है वो यही है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल निकाल लेंगे। और इसके अलावा 1 HP, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं अभी कि 1 HP किसको बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे 1 HP जो है वो आप लोगों का 746 वाट का होता है, ब्रिटिश वाला। और अगर मीट्रिक पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चे तेरे को 735 वाट लगाना। आप कहोगे ब्रिटिश मीट्रिक क्या, कुछ नहीं है यार। आप लोगों के यहाँ जमीन एकड़ में नापी जा रही होगी, कहीं पे फुट में नापी जाती है, कहीं पे बीघा में नापी जाती है, और आपके यहाँ एकड़ किसी और माप का होगा, इस तरीके से चीजें होती हैं। अब कहीं पे 1 लीटर, कहीं पे 1 किलो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये 1 लीटर का जो वजन होगा वो 1 किलो के बराबर थोड़ी होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ है कि 1 HP जो है वहां का है, तो वो 746 वाट के बराबर माना है उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने। और जो मीट्रिक सिस्टम है उन्होंने भैया 735 वाट का माना है। ये क्वेश्चन पूछता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा U बराबर हाफ kx स्क्वायर आएगी। इसके अलावा मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 5 हीट एंड टेम्परेचर पे आ जाओ। इस चैप्टर के अंदर देखो है तो बहुत डिफिकल्ट, आप लोगों को लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो ऊपर के 4 फॉर्मूले हैं ना, ये वाले सारा का सारा खेल बस इन्हीं का है। यहीं से सब कुछ पूछा गया था, ये 4 फॉर्मूला से। ये आप लोगों को पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने को फारेनहाइट पैमाने में चेंज करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। कोई बड़ी बात नहीं है यार। एक बात आओ, इसमें कुछ क्या है आप लोगों को लगता होगा ये याद कैसे होगा। ये इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका गलनांक या फ्रीजिंग पॉइंट है,
ठीक है, जब स्केल बनाया गया तो इसे लोएस्ट पॉइंट बोला गया, और जब ये स्केल बनाया गया तो इसे हाईएस्ट पॉइंट बोला गया। जब सेल्सियस ने पैमाना बनाया तो इसे 100 नाम दिया, और इसको उनने क्या नाम दिया, इसको दिया यहाँ पे 0 डिग्री, और इसको 100 पार्ट में बांटा। तो यहां जो चीज होती है ना, वो पार्ट की संख्या होती है कि कितने पार्टों में बटा हुआ है। इसी तरीके से f माइनस 32/180 क्यों आता है, उनने 32 को सबसे मिनिमम माना था, उसका 32 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो उनने 32 को यहां रखा और यहां पे उन्होंने 212 को रखा, इसलिए यहां पे 180 आता है, क्योंकि उन्हें 180 खानों में बांटा। इसी तरीके से केल्विन भाई साहब ने सबसे नीचे 273 रखा और सबसे ऊपर 373 रखा और उसे 100 भागों में बांटा, इसलिए यहाँ पे 100 आता है। इसी तरीके से ये रैंकाइन पे मिला, इस तरीके से आप लोगों से पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये इनका कन्वर्जन पूछा जाता है एक दूसरे में। तो कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में बात करें, जैसे कि बात करेगा सेल्सियस दे देगा और पूछ लेगा फ़ारेनहाइट बताओ, फ़ारेनहाइट देगा तो इससे पूछेगा, तो इन दोनों फॉर्मूलों को निकाल के बराबर कर दो। अगर आप लोगों से ये पूछेगा तो इन दोनों को बराबर कर दो। अगर ये पूछे, जिसके बीच रिलेशन पूछेगा दो के, उन दोनों को बराबर कर देना। अगर वो कहे कि ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसपे सेल्सियस और ये पैमाने बराबर हो, तो आप लोग क्या करना है, इसको भी एक्स मान लेना, इसको भी एक्स मान लेना, क्योंकि बराबर कह रहा है ना वो, तो मैंने एक्स मान लिया, इसको भी और निकाल के दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का जो भी। ये कमेंट करके बताना क्या होता है बराबर में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लग रही है जल्दी से बताइए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। यहां से भर भर के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आए हैं तो वो इसी से आए हैं, Q बराबर एम एस डेल्टा टी से। S को C भी लिख देते हैं कई जगह पे, ठीक है, C भी लिखा जा सकता है, एम सी डेल्टा टी भी। और जो ये C है, ये S है, इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। इसकी यूनिट आप लोगों को पता है, ये तो ऊष्मा है ना, इसकी यूनिट जूल होगी और इसकी केजी है और इसकी डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसकी यूनिट पूछेगा तो ये दोनों चीजें तो इसके नीचे चली जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली जूल केजी केल्विन आ जाएगी। डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है वो डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी, देखिए अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भी होती है, तो जब बर्फ से पानी बन रहा हो या पानी से बर्फ बन रही हो, तो उस टाइम पे ऊष्मा की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन वो अवस्था को चेंज करने में जा रही होती है। तो उस टाइम पे Q बराबर ml लिखते हैं, फॉर्मूला उस टाइम पे लगता है Q बराबर ml। और जब मेरे प्यारे बच्चों टेम्परेचर आप रेज कर रहे हैं, जैसे कि पानी है, अभी आपने क्या किया, बर्फ है, पहले बर्फ को टेम्परेचर दिया आपने, मेल्ट करा, उस टाइम पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अब वो मेल्ट हो गया है, अभी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में चेंज करना है। अब आप क्या करोगे, पहले 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाओगे, और जब तुम्हारा पानी बन चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस का, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा 0 से 100 डिग्री ले जाने के लिए। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के भाप बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को और ऊष्मा देनी पड़ेगी, उस समय पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो। तो जब अवस्था चेंज हो रही होगी तब ये वाला फॉर्मूला, और जब सिर्फ टेम्परेचर बन रहा होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कहीं पे दे रहा है हीट लॉस हीट गेन, तो एमसी डेल्टा टी बराबर भी हो जाता है, जितना हीट लॉस होता है उतना ही गेन होता है। कभी भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, कहीं भी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, या तो इधर जाएगी उधर जाएगी, मतलब रहेगी वहीं। तो यही है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, और ये चीजें आप लोगों से पूछ लेता है। और एक फॉर्मूला आप लोगों से ये पूछा गया था, ये थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, इसकी यूनिट भी बहुत बार पूछी जाती है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, हूबहू क्वेश्चंस जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसकी यूनिट पूछ लेता है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता है, सारी चीजें देगा। एक चीज आप लोगों से पूछ लेगा, डेल्टा थीटा का मतलब होता है डिफरेंस है टेम्परेचर का। एक टेम्परेचर अगर दे तो दूसरा टेम्परेचर आपसे निकलवा लेगा। बस यही चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिखे हैं। अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है, ये प्रसार गुणांक है। ठीक है, लंबाई का प्रसार गुणांक होता है, एक क्षेत्र का होता है, एक आयतन का होता है, तो इनका रेशियो जो होता है वो इतना होता है। पीवी बराबर एनआरटी या पीवी बराबर एमआरटी आदर्श गैस इक्वेशन होती है। सीपी माइनस सीवी बराबर आर जो होता है वो मेयर का फॉर्मूला होता है। हीट इंजन में जो निकाली जाती है एफिशिएंसी, वो T1 माइनस T2 अपॉन T1 निकाली जाती है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जूल का जो नियम है वो W बराबर JH के बराबर होता है, जहां पे J जो है ऊष्मा का तुल्यांक होता है, W बटे H हो जाता है। और E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 जो है स्टीफन का नियम है। एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ऊष्मा धारिता कैपेसिटी Q बराबर एमएस होती है, और ऊष्मा की मात्रा अपॉन ताप वृद्धि, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा Q बराबर एमएस डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो, इसको ऊष्मा धारिता कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए लीवर पे।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इस चैप्टर पे थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने जो फॉर्मूला बताए हैं उन्हीं फॉर्मूला पे आधारित आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहीं से एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो नीचे फॉर्मूला लिखे हैं उन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप अगर देखें तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी से। और मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो बहुत सिंपल सी चीज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ लीवर की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीवर जो है वो क्लास 1, 2, 3 तीन टाइप के लीवर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीन टाइप के हमारे लीवर होते हैं और इसे याद करने की ट्रिक होती है FLP, या कई जगह पे लोग FLE, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैंने प्रयास को पी मान लिया है इसलिए मैंने FLP मान लिया है, ठीक है। पहले में फलक्रम बीच में होता है, दूसरे में लोड बीच में होता है, तीसरे में क्या होता है, प्रयास जो है वो बीच में लगता है। इनके जो एग्जांपल्स हैं ये तराजू, कैंची, प्लास, सिरासी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फर्स्ट क्लास लीवर के हैं, ये सेकंड क्लास लीवर के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे। ये थर्ड क्लास लीवर के हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कुछ नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो यार एक बात बताओ, यहाँ पे एक बंदा है, ये देखिए, अगर मैं बताता हूं आप लोगों को, यहाँ पे कोई चीज है, अगर मैं इसे बीच में पकड़ूंगा, बीच में पकड़ूंगा तो जितना लोड मुझे यहां लगाना है उतना ही लोड मुझे यहां लगाना है, समझ रहे हो। या मान लेते हैं यहाँ पे कोई चीज ऐसे लटकी हुई है तो मुझे कितना इफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा, तब ये जाके बराबर में होगी। तो यही लीवर का प्रिंसिपल है कि उत्तोलक का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि भैया पी मतलब जितना इफर्ट लगा रहे हो और जितना यहाँ पे इफर्ट आर्म है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और निश्चित तौर से भाई साहब अगर ये बराबर है तभी तो लगेगा, लेकिन अगर ये चीज इधर हो गई, अगर ये चीज इधर हो गई तो इधर ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा और इधर बहुत कम में ही हो जाएगा। तभी किसी चीज का जो फावड़े वावड़े होते हैं इनका वो जो डंडा है वो बहुत बड़ा बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा, अगर मैं आप लोगों को दरवाजे पे लेके चलूं, अगर आप दरवाजे को बिल्कुल जहां से वो हिंज रहता है, जहां से उसका फलक्रम है, अगर वहां से धकेलने की कोशिश करोगे धकेल नहीं पाओगे। अरे यार तुम देखो, मैं दिखाई देता हूं, लो ये आ गया, मैं यहाँ पे उठा के, ये देखो यहाँ देखो ये है। अगर इस दरवाजे को खोलने की अगर आप कोशिश करें यहां से, देखो यहां से देखो खोलना दरवाजा कितना आसान है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली ये बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इसी दरवाजे को यहां से धकेलने लगूं, यहां से, क्योंकि ये यहाँ हिंज है ना, ये देखो ये हिंज है ना, अगर मैं यहां से धकेलने लगूं तो बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो यही चीज है और बाकी कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं खुद से पढ़ाऊं आप लोगों को एक एक चीजें। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए। तो ये उत्तोलक का सिद्धांत है, तो इसमें आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है बार बार कि भैया जो जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं वो और उसकी जो आर्म है, आर्म माने ये भुजा, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब बस हमेशा यही ध्यान रखें। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। अब देखो ये जो मैंने बताया इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि मैंने जितना लोड यहां लगाया है ये वाली चीज और इस वाली चीज का गुणनफल दोनों का बराबर होगा। अब मान लेते हैं ये वाली चीज ऐसे कर दी मैंने, ऐसे यहां हिंज कर दिया। हिंज का मतलब होता है फलक्रम, जहां पे हमने पकड़ रखा है। अब ये वाली चीज तो बढ़ गई ना, तो अगर लोड कम लगाना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है भाई, मैंने कहा इसका और जो यहां लोड लगा रहे हैं इन दोनों का गुणनफल बराबर रहेगा इसके, समझ रहे हैं। अब मैंने अगर ये पकड़ लिया तो ये ज्यादा कर दी, तो अब लोड कम लगाना पड़ेगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों के सारे इक्विपमेंट्स, हमारे घर के दरवाजे, ये सारी चीजें बनती हैं, जिसमें जितना ज्यादा बड़ा हैंडल होगा वो उतना ज्यादा आसान चलेगा। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीजें के एग्जांपल्स, अब टाइम नहीं है बताने का। तो ये वाली चीजें हो गई। तो ये उत्तोलक का प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं आगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो W/P लोड अपॉन इफर्ट के बराबर होता है। वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे समझेंगे। देखिए अब ये देखिए सबसे पहले आप, अच्छा चलो यही समझ लो, लोड अपॉन इफर्ट के बराबर होता है। तो आप लोगों को अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया ये वाला, P गुणा L1, L1 ये वाली चीज थी जिधर मैंने इफर्ट लगाया था और इधर से लोड उठ के जा रहा था। तो अब क्या हुआ, W इंटू L2, तो P गुणा L1 इज इक्वल टू W इंटू L2। अगर मैं P अपॉन W की बात करूं, P अपॉन W, तो ये L1 जो है इधर पहुंच जाएगा, L2 के नीचे पहुंच जाएगा। तो ये P अपॉन, देखिए P अपॉन W करोगे तो L1 अपॉन L2 नहीं आएगा। अगर W अपॉन P करोगे तब मेरे प्यारे बच्चे L1 अपॉन L2 आएगा। क्योंकि देखिए मैंने पहले जो बोला वो उल्टा बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम ही चीज है। इसको अगर आप L2 को ऊपर करोगे तो P ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज या लीवरेज उसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो इफर्ट लगाया है वो लगाया है P, और हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमें मिला है W पे। इसी चीज को लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। और ये यांत्रिक लाभ जो है
मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला से निकल के आता है L1/L2 और L1 क्या है? इफर्ट आर्म है, प्रयास आर्म। और यहां पे देखिए लोड ऊपर है लेकिन आर्म किसकी आएगी? प्रयास की आएगी, क्योंकि यहां पे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से यहां प्रयास है तो यहां पे लोड की आर्म आएगी। इस टाइप से ये फॉर्मूला आप लोगों का बनता है और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर L1 L2 से बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। अगर L1, देखिए ये तो सबको पता है ना, अगर L1 बराबर L2 है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा और L1 लेस देन है तो मैकेनिकल एडवांटेज बहुत कम होगा। इस तरीके की चीजें आप लोगों ने पढ़ी। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर कर लेना कि क्लास 1 के लीवर में क्या क्या चीजें आती है, रटी होनी चाहिए। आपसे कोई भी ऑप्शन देके पूछेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे पूछेगा बताओ जो नेल कटर है वो किस क्लास का लीवर है, कैंची जो है वो किस क्लास का लीवर है, शीशा किस क्लास का लीवर है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, इनके बस डायग्राम देख लेना सर्च करके। और वैसे अगर आप लोगों ने, मैंने फ्री 5 टेस्ट करा दिए, आप एक भी टेस्ट जाके लगा लोगे ना तो उसमें सारे के सारे लीवर के मैंने सॉल्यूशन में एग्जांपल दे रखे हैं बड़े बेहतरीन डायग्राम्स के साथ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। और वो टेस्ट ऐसे नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप लोग अभी तक लगा रहे थे, वो एक से एक बेहतरीन टेस्ट है। इतना बेस्ट टेस्ट आपने अभी तक नहीं लगाया होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप जाइए, मैं भी बताऊंगा कैसे टेस्ट लगाना है, जाके आप टेस्ट लगा के देखिए, आपको उससे बेस्ट टेस्ट नहीं दिखेगा, आज तक दिखा ही नहीं होगा। और आप जाके टेस्ट लगाएंगे, आप देखना हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन भी है। सेकंड क्लास में लीवर में क्या होता है कि FLP से लोड बीच में होता है, जैसे सरोता, नींबू देखो, नींबू क्या है? नींबू निचोड़ने की मशीन है, उसमें लोड बीच में होता है। हम लोग इफर्ट यहां लगा रहे हैं, लोड बीच के अंदर रखा हुआ है। इसी तरीके से सामान ढोने वाला जो पहिया होता है, पहिया आप देखो, आप लोगों ने देखा आपके शहरों में मशीन लेके चलता है ऐसे करके, आप इफर्ट यहां लगा रहे हो, हिंज नीचे है, लोड कहां है? बीच में है। तो बिल्कुल एज्यूम करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप थर्ड देखें तो जिसमें इफर्ट जो है वो बीच में होता है, वो कौन से है? चिमटा, किसान का हल। अब देखो चिमटा, देखो पकड़ो ना ऐसे करके, चिमटा होता है ऐसे, तो उसमें इफर्ट कहां लगाना पड़ रहा है? यहां बीच में लगाना पड़ रहा है ना। देखो यहां हिंज है, यहां हिंज है, यहां आपको लगाना पड़ रहा है इफर्ट, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आप लोगों को चिमटा हो गया, किसान का हल हो गया, हाथ में बेलना, ये सारी की सारी चीजें। हाथ में बेलने का मतलब है वो जो मछली मारने के लिए उठाया जाता है उस टाइप की चीज होती है। एक जो हैंडपंप है वो भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वो किस क्लास का है, तो हैंडपंप जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फर्स्ट क्लास का है। तो लीवर का प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ लिया और लीवर का प्रिंसिपल यही निकल के आया ना, मैकेनिकल एडवांटेज बनाओ, भार अपॉन प्रयास। अब यहाँ पे जब ये वाली चीजें हैं तो एक चीज तो उधर जाएगी, तो अगर यहाँ भार है तो यहाँ पे प्रयास आएगा, तो आर्म जो है वो उसकी उल्टी होंगी और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को निकल गए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन ये तो आप लोगों को पता है, W+B होता है, वो छोड़ दीजिए, वो MX+C से ही आता है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपॉन इफर्ट आता है। अब ये कैसे आता है वो यहां देख लीजिए, देखिए यहां पे भी समझ सकते हो, ये पुली है, दिख रही है आप लोगों को, ये एक पुली है। मैंने क्या किया यहाँ पे पुली पे, पुली का मतलब होता है जो कुएं में आप लोग खींचते ना ऐसे करके, तो वही चीज है, बाल्टी टंग रही है, ये समझ लीजिए बस, ये बाल्टी है और यहाँ पे आप अपना इफर्ट लगा रहे हो। इफर्ट का मतलब है प्रयास करना, यहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपने इफर्ट लगाया तो आपने रस्सी को बाई तक खींचा, उधर जो लोड है वो X चला, तो हमने क्या किया, इस लोड को जो यहां W थी बाल्टी हमारी, वो चली X तक और हमने इफर्ट लगाया वो चला बाई तक। तो हमने क्या किया, इनपुट ये लगाया, आउटपुट ये दिया, समझ रहे हो? हमने इनपुट ये लगाया, ये हमें आउटपुट मिला है। जब हमने पहले प्रयास लगाया है तब हमें ये मिला है। तो अब हमें इफिशियंसी भी निकालनी आती है। इफिशियंसी क्या होती है भाई? किसी भी चीज की इफिशियंसी क्या, जितना तुम इनपुट दे रहे हो उसकी तुलना में आउटपुट कितना मिल रहा है, वही तो इफिशियंसी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज जो चीज थी वो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों की W/P के बराबर थी, लोड अपॉन इफर्ट के बराबर। कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में जाके बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज में लोड ऊपर था कि प्रयास ऊपर था, समझ रहे हो? तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये M है, इसका उल्टा W होता है, तो W ऊपर होगा, ये बात ध्यान रखना। बस इसको याद करने की ट्रिक होती है ये देख लीजिए, ये मैकेनिकल एडवांटेज जब भी, कई बार आप लोग भूलेंगे, मैं बता रहा हूं एग्जाम में, तो ये वाली ट्रिक याद रखना, M और W हमेशा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो W, और अगर ये वाली चीज याद होगी तो वेलोसिटी रेशियो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो में ये वाली चीज उल्टी होगी। यहां पे अगर इसकी है तो यहां पे प्रयास की भुजा आएगी, ये L1 जो है वो प्रयास की भुजा है, ये क्या है, किसकी भुजा है? लोड की भुजा है। तो इसका उल्टा होगा, अगर यहां लोड ऊपर है,
ये हमारा वेट ऊपर है, प्रयास नीचे है, तो यहाँ पे प्रयास ऊपर और लोड नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है तेरे को, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये वाली चीज यहां ध्यान रखें। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपॉन इफर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को वेलोसिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता है, इफर्ट आर्म द्वारा चली गई दूरी बराबर लोड द्वारा चली गई दूरी। अब देखिए, याद आप लोगों ने बहुत कर रखा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भूल जा रहे होंगे, अब नहीं भूलोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब तो लग रहा होगा ना कि बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारा का सारा रिवीजन हो गया। अब आप ट्रेड पे अपनी जाके ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा दिया है बहुत आसानी से। तो ये हो गई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, लोड अपॉन क्या, लोड अपॉन इफर्ट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है। और मैंने आप लोगों को बताया वेलोसिटी रेशियो अगर निकालना है तो बस लोड अगर ऊपर यहां है तो यहां पे इफर्ट की आर्म आएगी, और इफर्ट की आर्म क्या है, बाई है। इफर्ट की आर्म क्या है, वाई है, और इसकी आर्म क्या है, एक्स है। तो यहां पे अगर डब्ल्यू यहां है तो इसका बाई वाला लेंगे, क्योंकि हमने डब्ल्यू बटे पी लिख लिया है मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चे तेरे को जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा पहले नंबर पे इस चीज की जो भुजा है ये वाली, और फिर इस चीज की। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो बी पी द्वारा चली गई दूरी अपॉन डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, ये जो दोनों चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भर भर के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, और आप देख लेना, आप लोग जब पेपर देके निकलोगे तो आपको समझ आएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैकेनिकल एफिशिएंसी बहुत पूछी गई। तो एफिशिएंसी क्या होगी भाई, एफिशिएंसी क्या चीज होती है? एफिशिएंसी तो वही होती है ना, कि जैसे कि मैंने यहां पे लिखा एफिशिएंसी आउटपुट, ये गलत है, इसको मत देख लेना। आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, हमने कितना दिया और कितना हमें मिला, वही तो चीज होती है एफिशिएंसी। समझ रहे ना? जैसे हम कहते हैं हमारी मशीन की एफिशिएंसी 70% है, इसका मतलब क्या है कि वो 70% काम हमें करके दे रही है। तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों। तो आउटपुट एनर्जी क्या होगी? तो आउटपुट एनर्जी हमें कितनी मिली? तो एनर्जी क्या है, एक तरीके की वर्क की तो फॉर्म है, वर्क एफ डॉट डी एस होता है, इसी को एनर्जी कह रहे हैं। तो एफ डॉट डी एस मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स वर्क मिला हमें। कितना वर्क मिला? डब्ल्यू इंटू एक्स। और हमने काम कितना किया? पी इंटू बाई। तो जब डब्ल्यू इंटू एक्स और पी इंटू बाई है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा डब्ल्यू अपॉन पी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। तो ऊपर तो मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया, ये वाला एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो ये वेलोसिटी रेशियो हो गया। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, बस यही आप लोगों का सबसे बड़ा निचोड़ था, और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। एक्चुअल जो मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लॉस होते हैं, फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है, इधर उधर लॉस हो जाता है। आइडियल तो ना स्टूडेंट है ना टीचर है, कोई आइडियल नहीं होता, इसलिए आइडियल मशीन भी नहीं होती, ये बात याद रखना। एक्चुअल में कोई आइडियल मशीन नहीं होती, और अगर आइडियल मशीन की बात करेगा इसका मतलब है कि 100% वो इफिशियंट होगी मशीन, और 100% इफिशियंट आज तक कोई मशीन नहीं बनी है इस पूरी दुनिया के अंदर। समझ रहे हो? और अगर ऐसी मशीनें बनती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसको परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं, PMM1 PMM2, लेकिन वो नहीं बनी है, ये बात याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो 100% काम है वो किसे क्या बोलते हैं? तो परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं। रिवर्सिबल मशीन जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी एफिशिएंसी आप लोगों की 50% से ज्यादा होगी, इरिवर्सिबल की जो है 50% के बराबर या 50% से कम होगी, ये याद रखना। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इतनी सारी चीजें एक साथ कवर करा रहे हैं तो देखो टाइम तो लगता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले 10th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। दूसरे नंबर पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है बच्चों का, और इससे इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाता है, वो कैसे कहेगा? वो देखो, वो ये कहेगा एक बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई l है, इसी की तरह हम एक दूसरा तार लेते हैं जिसकी लंबाई 2l है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? पहले तार का वो प्रतिरोध तुम्हें बताएगा, दूसरे का पूछेगा। तब मेरे प्यारे बच्चे तेरे को फॉर्मूला लगा के यूज करना है, R बराबर रो एल अपॉन ए से। समझ रहे हो? और अगर वो है तो आपको पता है प्रतिरोध R जो है अगर लंबाई दुगनी होगी तो दुगना होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मोटाई जो है वो चेंज होगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया अगर आधा होगा तो वही पाई आर स्क्वायर के थ्रू आप R प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं, और R प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। अगर वो त्रिज्या को दोगुना करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इधर आप लोगों का प्रतिरोध जो है वो 1/4 से कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे दोगुना करेगा तो, और अगर वो आधा करेगा
तो मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। तो इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है वो कि मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है कि पतले तार का। ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं। एक मोटा तार है, ठीक है, और एक पतला तार है, उनमें से बताओ प्रतिरोध किसका, समान लंबाई के हैं, अब बताओ प्रतिरोध किसका ज्यादा हुआ, ये क्वेश्चन आपको बताना है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, अभी तक क्या था, एक तार लिया फिर उसके साथ दूसरा तार लिया उसी मटेरियल का, लेकिन लंबाई चेंज कर दी, त्रिज्या चेंज कर दी। लेकिन अभी क्या है, वही तार है सेम टू सेम, जिस तार की बात हो रही है उसी तार को खींच कर, पहले उन्होंने कहा एक तार है एल लंबाई का, उसकी लंबाई ये है, उसका प्रतिरोध ये है, लेकिन अब इस तार को खींचकर 2 मीटर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है। अब बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चे जब ऐसा केस आएगा तो तेरे को फॉर्मूला, आप डायरेक्टली, तेरे पास टाइम नहीं है इतना तो याद रख लेना, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स ये बनाई हुई है। R1/R2 ये तो हमारी 12th की ट्रिक्स है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अगर देखो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, जब हमसे पूछ रहा है अंतिम प्रतिरोध तो ये दिया हुआ होगा, प्रथम लंबाई भी दी हुई होगी L, अब वो 2L कर रहा है तो L को आपको 2L से काट देना है, आपको ऑटोमेटिकली R2 जो मिल जाएगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी 4R1 के बराबर। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये रेडियस की तुलना में है, जब क्षेत्रफल को दोगुना चौगुना या रेडियस को दोगुना चौगुना करेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है R1/R2, ये पहला प्रतिरोध है, ये अंतिम प्रतिरोध है, अपॉन, देखो यहां L1L2 था, यहां R2/R1 है। उसके पीछे रीजन ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूले के अंदर A नीचे आता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां पे R2/R1 आएगा और R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 की पावर 4। यहां 2 पावर है, यहां 4, क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर होता है और यहां पे देखो L है ओनली, समझ रहे हैं? तो यहां पे स्क्वायर करते हैं और यहां पे 4 करते हैं, ये बाद में बात है, अभी टाइम नहीं है इतना कि आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करें। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से 10 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से। अब बात कर लेते हैं आगे की मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से पूछे गए, और भी बात करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये पार्ट सी मैंने आप लोगों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पार्ट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में क्या पूछेगा, तो फर्स्ट एड बॉक्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। आप लोगों से पूछा गया पैरासिटामोल जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती है किस काम में आती है, समझ रहे हैं? आपसे पूछ सकता है फर्स्ट एड बॉक्स में पाया जाने वाला एंटासिड किस चीज का काम करता है, फर्स्ट एड बॉक्स में चोट पर लगाने के लिए कौन सा ट्यूब रखा जाता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं जो आपके स्टेशन सब जगह रखा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसी ने पहली बार पढ़ाया भी नहीं था और वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम सांस देने की विधि, वही शेल्वेस्टर वगैरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आग के प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी क्लास की फायर है, ऐसे पूछेगा बताओ विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा, समझ रहे हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करना होगा, CO2 का, इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर आप लोगों से पूछेगा कि ये क्लास या मान लो किसी लिक्विड से लगी आग जो है वो किस क्लास की आग है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। दुर्घटना से बचाव के उपाय पता होने चाहिए। और तो और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में मेरे प्यारे बच्चों विटामिन तक से क्वेश्चन पूछे गए और रोगों से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे गए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का नाम आता है इसलिए क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग हो सकता है बाबला समझो मुझे, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज, चैप्टर नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इन्वायरमेंट के अंदर कौन से टॉपिक्स पूछे गए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा टाइम नहीं है तो तेरे को करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ ले, ओजोन डिप्लेशन लेयर पढ़ ले, पोल्यूशन पढ़ ले, फूड चेन पढ़ ले। इसी के तरीके से चैप्टर नंबर 3 में रोगों के कारक, वैज्ञानिक खोजें, पेनिसिलिन ये पूछी गए, पेनिसिलिन पूछी गई आप लोगों की, बैक्टीरिया की खोज पूछी गई, हाइड्रोजन पूछा गया, थ्रेड से क्वेश्चंस पूछे गए, गियर में डिडेंडम क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो गियर प्रोफाइल भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस तक भी पूछ लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 4 में आईटी लिटरेसी से आप लोगों को इस टाइम पे अगर पढ़ना पड़े कुछ, पहली बात तो मैं मना करूंगा कि ज्यादा मत पढ़िए, अगर पढ़ने की जरूरत है तो आईटी लिटरेसी पढ़िए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया में वायरल जो न्यूज रहती हैं, जैसे कि पिछली बार पूछ रहा था वायरल एक शब्द है उसका क्या मतलब होता है, तो ठीक है आप लोगों से थोड़ी बहुत चीजें ऐसी पूछी जा सकती हैं, तो इनके चक्कर में ज्यादा ना पड़े, फुल फॉर्म्स याद कर लें, फुल फॉर्म्स कि HTTP का क्या फुल फॉर्म होती है, www की क्या फुल फॉर्म होती है, इस चीज से आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज मतलब कि हमें एक नई फाइल खोलनी है, बताओ Ctrl+N दबेगा क्या, हमें कॉपी करना है बताओ, हमें पेस्ट करना है क्या, तो जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए, बस यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी टू डेसिबल भी पिछली बार 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों पार्ट बी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर अगर आप करना चाहें, पहली बात तो
मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से बहुत कम क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं। इस बार भले ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पागल नहीं होना है। बहुत जगह पे बहुत ज्यादा पढ़ाया गया, जिसकी वजह से बच्चे पागल हो चुके हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ना नहीं था। चैप्टर बनना अगर पढ़ना है आप लोगों को, तो ईडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर भी है। इसमें ड्राइंग सीट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप ड्राइंग सीट को जरूर देख लें। स्पेशली लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1:2 होता है कि 1/√2 होता है कि √2:1 होता है। ये जरूर से जरूर नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आंसर आप लोग अभी तक कर रहे हैं और क्या आप लोगों को आंसर करना चाहिए ड्राइंग सीट का। चैप्टर नंबर 0, 2 और 3 लाइन में शॉर्ट लेक्चर्स, एक पेज जो है वो लाइन का, उसको कवर कर लेना। प्रोजेक्शन जो है वो डेफिनेशन, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल डिफरेंस, ये पूछे गए। प्रोजेक्शन की पिछली बार डेफिनेशन पूछ ली गई थी। तो आप लोगों से जो पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है ना, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का कौन सा प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु कहां रखते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु कहां पर रखते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, ठीक है, और प्लान किसको बोला जाता है, फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। और आइसोमेट्रिक व्यू में कितने डिग्री के एंगल पर कोण वो बनाई जाती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर सिंपल ज्योमेट्री की चीजें पूछी जाती हैं। पॉलीगन का एंगल पूछ लेगा किसी का, कि आप लोगों को हेक्सागन बता दो, इन चित्र में हेक्सागन कौन सा है और हेक्सागन में बाहरी कोण का मान क्या होता है, आंतरिक कोण का मान क्या होता है। त्रिभुज से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए समद्विबाहु त्रिभुज, बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है सिंपल रिप्रेजेंटेशन, फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंबल के अंदर फुल फॉर्म, जैसे कि पिछली बार पूछ रहा था कि आप बताइए, आपसे पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस कि एसआर का क्या मतलब होता है, चैम्फर हुआ है उसका फुल फॉर्म CHM, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने आपको मार्क करके दे रखे हैं। तो इतनी चीजें आप जरूर से जरूर करें। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डिटेल में देखना है ये, तो मैंने ये बहुत अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूला देख रखे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले रखे हो, और अगर VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, मैं अभी बताता हूँ कहाँ नोट्स मिलेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को और भी देखने को मिल जाएंगी। ये डिटेल में मैंने दे रखा है, जिसमें आप एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कर सकते हो। वो उतना जो है वो करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो ये है 10-12 ही पेज है, और इसमें आपको सारी की सारी चीजें कवर होती हुई दिख जाएंगी। देखिए एक एक चीज यहाँ पे मैंने दे रखी है। और तो और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे ही डीजल मैकेनिक के भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। और देखिए, कम टाइम में चीजों को कवर करने के लिए इनसे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता है, क्योंकि कम टाइम में चीजें ऐसी ही चीजों से कवर होती हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर सिर्फ पढ़ते रहेंगे और मेरे प्यारे बच्चों पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों का कैसे टाइम निकल गया। तो ये सारी की सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आप लोगों के याद होने चाहिए। ये बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये लगातार आप जाके चेक करेंगे तो आप देखिएगा, पेपर देके निकलोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी से मिलेंगे। और ये देखिए, ये मत करिएगा, ये ट्रेड वाला पार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डीजल मैकेनिक की ट्रेड वाली कुछ चीजें भी मैंने डाल दी थी खाली दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, फ्लाई व्हील, सिलेंडर, ये किस किस के बने होते हैं, तो आपको ये याद नहीं होते, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं, जिससे कि आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से लीस्ट काउंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, कि बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है, इसकी क्या होती है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आप लोगों को ये नोट्स कहां पर मिलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सारा का सारा कंटेंट है, उससे पहले मैं टेस्ट लगाना बता देता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे आना कोर्स के अंदर, जब आप टेस्ट लगाना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको व्यू डेमो दिखेगा इस वाले कोर्स का, बस व्यू डेमो पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे टेस्ट पे आना। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये टेस्ट है, टेस्ट लगाओ, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। 5 टेस्ट ऊपर के फ्री हैं, आप जाके लगाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। बाकी टेस्ट भी आप लगाना चाहोगे तो फ्री है। इसी तरीके से ये वाले टेस्ट है, इन टेस्टों को लगाओ, फुल टेस्ट और ये लगा लो, बस इससे ही बेड़ा पार है। बाकी किसी का मन है तो चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेड में पास होना जरूरी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो आपका उसी से होगा जो चीजें आप लोगों वाली चीजें। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि नोट्स कहां पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, डॉक एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में जाना है। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी भी ये LPCPT2 BSCAD दिया हुआ है, लेकिन अब मैं एक नोट्स ये वाले जो शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल, ये वाले भी और प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग जरूर से जरूर बताइए ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, और क्या आप चाहते हैं कि ग्रुप डी के लिए भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए लाई जाएं। देखिए, इतने मिनिमम टाइम में कोई भी इंसान आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकता है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें रिवाइज कराई हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन गाइडेंस के लिए हम लोग ग्रुप डी के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा
पूरी तरीके से हम लोगों को ग्रुप डी में घुस जाना है और आपके साइको के अंदर हम लोग तैयारी कराएंगे। बहुत ही नॉमिनल सी फीस, अभी 199 रुपए में सीबीटी 2 की तैयारी करवाई हम लोगों ने, ट्रेड भी उसके अंदर कवर करा दी, उसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें कराई और बेहतरीन तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड कराए मार्किंग के। बच्चों की सारी टेंशन खत्म कर दी, क्योंकि बच्चों को चाहिए ही इस टाइप का कंटेंट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।